फिल्म की शुरुआत में हम जूलिया और उसके साथी को देखते हैं जो दोनों साइंटिस्ट हैं। वो बर्फ से भरे हुए एक इलाके में कुछ एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रही थी, जिसके लिए उन्हें बर्फीले पानी में बॉम्ब्स डालकर कुछ धमाके करने पड़ते हैं। तब इतनी ही देर में हेडक्वार्टर से एक कॉल आई। उन्हें अलर्ट किया जाता है कि उनकी लोकेशन पर बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वहाँ से निकलना होगा। उनके करीब ही एक रशियन सबमरीन गुजर रही थी, जिन्होंने भी कुछ अजीब और तेज आवाज महसूस की, लेकिन उन्हें भी खास समझ नहीं आ। सबसे हैरानी की बात ये थी कि समंदर की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही। जूलिया के स्कैनर्स अजीब तरह से काम करने लगी और उनके कैंप के आसपास की बर्फ भी तेजी से टूटने लगती है। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था। तो उसका साथी साइंटिस्ट उसे खींचता हुआ स्नो मूविंग तक ले जाता है, जिस पर बर्फ में सवारी की जाती है। सबमरीन के कैप्टन ने पता लगाया कि ये आवाज किसी जिंदा चीज की है और वो लोग फौरन इससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अचानक पानी के अंदर ही सबमरीन से वो बहुत बड़ी चीज टकरा जाती है। जूलिया और उसका साथी बर्फ टूटने की वजह से जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से आगे भी बर्फ टूटने लगी, जिससे उनकी स्नो मूविंग, जो उनका इकलौता जरिया थी वहाँ से निकलने का, वो जोर से टकराई और जल कर राख हो गई, फिर पानी में डूब जाती है। और तो और जल्दी ही धमाकों ने उनके कैंप को भी उड़ा कर रख दिया और बचे हुए साइंटिस्ट धीरे धीरे डूब कर मरने लगते हैं। उधर सबमरीन को भी लगातार नुकसान पहुंच रहा था और वो लोग बड़ी मुश्किल से अपने सीट्स पर बैठे थे, क्योंकि सब कुछ जोर जोर से हिल रहा होता है। काफी कोशिशों के बाद वो फायर करने में कामयाब हो गए, यानी आग के हमला करने में, जिससे निकल रही रोशनी से हम वहाँ बड़े बड़े टेंटिकल्स साफ साफ देख पाते हैं। तभी एक आदमी शीशे की स्क्रीन से टकराकर दूर जाकर गिरा और चोट की वजह से बेहोश हो जाता है। अब इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाती, एक ऑफिसर इमरजेंसी मैसेज भेज देता है और रशियन नेवी के हेडक्वार्टर में सबमरीन के गायब होने की खबर पहुंच जाती है। क्योंकि इस सबमरीन में बहुत जरूरी हथियार थे, इसीलिए वो या तो इसे बचाने और अगर बचा नहीं सके तो उड़ाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजते हैं। इस मिशन को लीड करने वाले साइंटिस्ट का नाम विक्टर होता है, जो पानी में फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। उनकी फैमिली काफी परेशान थी कि कहीं विक्टर भी वहाँ फंस ना जाए। उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए उन्होंने विक्टर को एक घड़ी दी जो उसके डैड की थी, जो भी इस दुनिया में नहीं है। उसकी मॉम ने कहा, ये तुम्हारी हिफाजत करेगी, वो जहाँ भी होंगे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। उस रात विक्टर डॉक्स पर पहुंचा तो उससे पता चला कि उसके डैड के पुराने दोस्त जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो भी मिशन पर जा रहे हैं। अब उसे फिक्र होने लगी कि इनकी उम्र काफी ज्यादा हो गई है, तो कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। इसके बाद उनके क्रू के ग्रुप के सभी लोग सबमरीन में चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जूलिया और उसका साथी बर्फीले तूफान में भटक रही थी। वो यहाँ सिग्नल पकड़ने की कोशिश में थे कि जूलिया का ध्यान भटक जाता है और वो एक गहरी खाई में गिरने ही वाली थी कि तभी उसके साथी ने उसे ऐन वक्त पर साइड पर करके बचा लिया। उसी वक्त जूलिया के फोन में एक ऑयल रिग का सिग्नल आया, यानी समंदर में मौजूद ऐसी जगह का जहां ऑयल निकालने के लिए खुदाई करने वाली टीम रहती है। और अब सिग्नल मिलते ही उसने कॉल मिला दी, लेकिन बर्फीले तूफान की वजह से इतना ज्यादा शोर था कि रिग के लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते और थोड़ी ही देर में सिग्नल्स चले गए और कॉल कट हो जाती है। जूलिया का साथी भी काफी परेशान हो चुका था। उसने एक फ्लेयर गन आसमान की तरफ छोड़ी और थकान की वजह से जमीन पर बैठ जाता है। अगली सुबह विक्टर वाली सबमरीन दूसरी सबमरीन वाली जगह पर पहुंची, जहां वो गायब हुई थी। बहुत तैयारी के बाद वो लोग पानी में उतरते हैं। यहाँ क्रू नोटिस करता है कि सीनियर ऑफिसर विक्टर को एक प्राइवेट रूम में ले गए हैं, जहाँ कुछ सीनियर ऑफिसर्स पहले से ही मौजूद थे और उन्हें एक रिपोर्ट पढ़ने के लिए दी जाती है, जिसे पढ़कर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जल्दी पुरानी सबमरीन के गायब होने की अफवाहें हर तरफ फैलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलिया और उसके साथी को एक बुई बर्फ में फंसी हुई मिली। बुई दरअसल एक ऐसी डिवाइस है जो पानी में तैरते हुए आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजती है। तब उनके अंदर एक उम्मीद जाग गई कि कोई तो उन्हें ढूंढने जरूर आएगा। इसके बाद वो इधर उधर भटकना बंद करके वहीं रुक जाते हैं। जब सबमरीन को बुई का सिग्नल मिला तो दोनों फौरन उसी तरफ बढ़ने लगते हैं और सबमरीन
अचानक बहुत सारी वेल्स सबमरीन के चारों तरफ घूमने लगती हैं, मगर क्रू मेंबर्स भी बिना उन्हें चोट पहुंचाए नीचे जाने की कोशिश करने लगे। एक वेल गलती से स्क्रू हेड से टकरा गई, जो देख सीनियर ऑफिसर ने क्रू को सोनार चलाने के लिए कहा, लेकिन विक्टर इसके लिए राजी नहीं होता। सोनार दरअसल चीजों को तलाश करने, एक दूसरे के साथ राब्ता बनाने और आवाज की लहरें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब सोनार को एक्टिवेट किया गया, वो वेल्स थोड़ी दूर चली गई, मगर पलक झपकते ही फिर से वापस आ जाती हैं। क्रू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर तभी अचानक से सभी वेल्स वहाँ से चली जाती हैं और पता नहीं क्यों अचानक ही समंदर का निचला हिस्सा ऊपर उठने लगता है। तभी अंधेरे में एक बड़ा सा टेंटिकल फिर से हिलने लगता है, जो सिर्फ अपने एक ही वार से सभी वेल मछलियों को मार डालता है। सबमरीन के क्रू को तो ये आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, पर तभी उनका रडार सिग्नल देने लगा कि एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके सबमरीन से टकराने वाला है। सीनियर ऑफिसर को लगा कि शायद किसी दुश्मन का जहाज आ रहा है, इसलिए उसने क्रू मेंबर्स को फायर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विक्टर को ये ऑर्डर सही नहीं लगता, इसीलिए वो क्रू को जल्दी से छुप जाने को कहता है। सबमरीन बर्फ की एक दीवार जिसमें दरारें थी उसके अंदर चली जाती है। जब भी सबमरीन बर्फ से टकराती तो हिलने लगती और रडार की आवाज भी और तेज होती जा रही थी, जिससे हेडफोन्स लगाए हुए लोगों के कान दर्द करने लगते हैं। जैसे ही वो अजीब दुश्मन उनका पीछा करता है, क्रू को सबमरीन रोकनी पड़ी, क्योंकि एक दीवार ने उनका रास्ता रोक लिया होता है। लेकिन खुशी की बात ये थी कि उनका पीछा करने वाला वो अनजान दुश्मन तब तक जा चुका था। जब क्रू सबमरीन के डैमेज का अंदाजा लगा रही थी, तो सीनियर ऑफिसर विक्टर को डांटता है कि उसने बिना सोचे समझे रिस्क लिया। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए उन्हें सबमरीन को ठीक करने के लिए पानी के ऊपर आना होगा। वहीं जूलिया और उसका साथी एक दूसरे के साथ लगकर पत्थरों के नीचे लेटे हुए थे ताकि उन्हें सर्दी कम लगे। अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनाई दी और सबमरीन पानी से बाहर निकल आती है। सबमरीन में से लोग फौरन इन दोनों को देखकर इनके पास आ गए। क्रू मेंबर्स उनसे मिलकर अच्छे से उनकी बात सुनते हैं। उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि ये उसी सबमरीन के हैं भी या नहीं। विक्टर ने जूलिया के साथी को चेक किया और फिर सीनियर ऑफिसर से बात करने लगता है। इस पर सीनियर ऑफिसर ने कहा कि इन दोनों को थोड़ा खाना देकर यहीं छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है ये दूसरे मुल्क के कोई जासूस हो। लेकिन विक्टर ने उन पर तरस खाया और दोनों को सबमरीन में बिठा लिया जाता है। मुरम्मत का काम पूरा होते ही सबमरीन फिर से पानी में चली गई और उन्होंने बुई के पास सर्च करना शुरू कर दिया। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और उसके साथी को खाना दिया जाता है। फिर विक्टर ने उन्हें नक्शा दिखाकर उनके कैंप की लोकेशन पूछी और साथ ही ये भी पूछा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा था। जूलिया बताती है कि हमने बड़े बड़े धमाके देखे थे। ये सुन विक्टर को लगता है कि शायद वो धमाके ही उसके भाई की सबमरीन डूबने की वजह हो सकते हैं। सारा क्रू आगे का प्लान करने लगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब सीनियर ऑफिसर कहता है कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले रडार में जो भी चीज थी वो खतरा वापस आ सकता है, यानी कि वो दुश्मन। अगर हम फिर से अटैक हुआ तो इमरजेंसी सिग्नल भेजना तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विक्टर अपने भाई को ढूंढने के लिए बेचैन था और ऑर्डर देता है कि सबमरीन जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। तब सीनियर ऑफिसर विक्टर को दूर ले जाकर खतरे के बारे में अलर्ट करता है और कहने लगा कि ये दूसरी बार है जब तुमने गलत फैसला लिया है। अगर एक और बार ऐसा हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। विक्टर अपने एक साथी को समझाता है कि हमें जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर दूसरे सबमरीन में कोई जिंदा हुआ तो उसके पास ऑक्सीजन कम ही बची होगी और हमें जल्दी उनके पास पहुंचना चाहिए। तभी जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिससे वो घबरा जाती है। लेकिन फिर उसके साथी ने ये कहकर शांत किया कि ये सोनार की आवाज है जो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रही है। खोज कुछ देर तक चलती रही, लेकिन फिर रडार दिखाता है कि वो अजीब दुश्मन फिर से उनका पीछा कर रहा है। विक्टर क्रू से कहता है कि पहले की तरह छुपने की जगह ढूंढो, लेकिन इस बार उनके आसपास कोई इस तरह की जगह नहीं थी। लेकिन तभी पास में एक ऑयल रिग मौजूद होता है, तो विक्टर ने सोचा कि वहाँ पर छुपने की जगह मिल सकती है। जब सबमरीन पानी की सतह पर आने के लिए तैयार हो रही थी, तब ऑयल रिग के सभी वर्कर्स समंदर से उठ रहे बड़े बड़े टेंटिकल्स को देखते हैं, जिन्हें देख उनके होश उड़ गई। खतरे को भांपते हुए उन्होंने फौरन अलार्म बजा दिया और अब देखते ही देखते टेंटिकल्स रिग पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे सारी बिल्डिंग गिरने
लगती है। कई जगह तो बड़े बड़े धमाके भी होने लगे। बहुत से वर्कर्स ने घबरा कर भागने की कोशिश, लेकिन उनके पास कहीं जाने की जगह ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही टूट रहा था। जैसे ही सबमरीन का रास्ता रिग से टूटता है तो विक्टर पेरिस्कोप की मदद से ये देखने की कोशिश करने लगा कि आखिर चल क्या रहा है। जब उसने बड़े बड़े टेंटिकल्स को रिग को तबाह करते हुए देखा तो वो भी बहुत डर जाता है। उसने ये पूरा नजारा स्क्रीन पर भेजा ताकि पूरा क्रू ये देख सके कि वो किससे लड़ रहे हैं, उनका दुश्मन कितना बड़ा है। अब जब रिग पूरी तरह से खत्म हो गई तो वो अजीब मॉन्स्टर फिर से सबमरीन का पीछा करने लगता है, जिसके बाद उन्हें सबमरीन को फौरन मोड़ना पड़ता है। सीनियर ऑफिसर सोचने लगा कि विक्टर ने ये तीसरी बार गलती की है जब उसने वो बड़ा सा मॉन्स्टर सारे क्रू को दिखाया। इसीलिए सीनियर ऑफिसर सीधा कह देता है कि अब टीम को मैं लीड करूंगा। उसने जल्दी से कहा कि 2 बॉम्ब्स छोड़ दो। ऐसा ही किया गया, जो दोनों बॉम्ब्स सीधे टारगेट पर जा लगे। इस पर सीनियर ऑफिसर को लगा कि दुश्मन मर चुका है और वो कहता है कि देखो ऐसे होता है काम। लेकिन तभी उसके चेहरे के रंग उड़ गए जब एक ऑफिसर कहता है कि दुश्मन अभी भी जिंदा है, जो अब और गुस्से में आगे बढ़ रहा है। अब एक और बॉम्ब छोड़ा गया जिससे एक बार फिर धमाका हुआ, जो हालांकि टारगेट को फिर से लगता है, लेकिन ये भी उस बड़े से मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी नहीं था। मॉन्स्टर सबमरीन का पीछा करता रहता है और सीनियर ऑफिसर डर की वजह से कुछ नहीं कर पाता। तब विक्टर ने फिर से टीम को लीड करना शुरू कर दिया और कहा कि जितना हो सके सबमरीन को तेज भगाओ। वो लोग उस मॉन्स्टर के ज्यादातर अटैक से बच गए, लेकिन एक टेंटिकल सबमरीन को जोर से टकरा गया, जिससे सबमरीन को काफी नुकसान पहुंचा। जैसे वहाँ पर काम कर रहे लोगों को भी बहुत चोटें आईं। विक्टर का भी सर टकरा गया और उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में शॉर्ट सर्किट हो गई और एक कंप्यूटर तो सीधा एक आदमी के ऊपर जा गिरता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। सबमरीन डूबने लगती है और वो मॉन्स्टर इस मौके का फायदा उठाकर एक और जोर का हमला करता है। अचानक से मिसाइल वाले हिस्से में धमाका हो गया, वहाँ पर बुरी तरह आग लग जाती है। इसके बाद क्रू ने वहाँ पर वेंटिलेशन बंद करके एरिया को पूरी तरह सील कर दिया। 7 लोगों ने वहीं रुककर आग बुझाने वाले सिलेंडर की मदद से आग को बुझाने की कोशिश, लेकिन टेंटिकल की एक और जबरदस्त वार से सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। रडार दिखाता है कि उस जानवर ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। जब क्रू ने ध्यान से देखा तो पता चला कि वो मॉन्स्टर एक क्रैकन है, यानी ऑक्टोपस का एक बहुत ही बड़ा रूप। क्रैकन के बारे में पुराने जमाने में बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं। अब क्योंकि उनके पास एक आखिरी मिसाइल बचा था तो उसे बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना होगा। वो लोग आपस में डिस्कशन करने लगे कि आगे क्या करना चाहिए। तो विक्टर ने कहा कि सबमरीन को साइलेंट मोड पर ले जाओ, क्योंकि आमतौर पर समुद्री जानवर आवाजों से शिकार करते हैं। इस वजह से मिसाइल वाले रूम में वर्कर्स को आग बुझाने वाले काम को रोकने का हुक्म दिया जाता है, जिससे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है। क्रैकन की आवाज एक ऑफिसर के कानों में बुरी तरह चुभ रही थी और मिसाइल वाले कमरे में मौजूद लोग सोचने लगते हैं कि क्या हम ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन खुशकिस्मती से विक्टर का प्लान काम कर गया और वो क्रैकन वहाँ से दूर चला गया और वो लोग दोबारा से अपने काम पर लग जाते हैं। लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि थोड़े से सिलेंडर से बुझाना मुमकिन ही नहीं था। कुछ लोग आग से जलने लगे और तभी विक्टर ने सबको कहा कि वो हिस्सा खाली कर दो, जो चीज जल रही है जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। कुछ ऑफिसर जब फायर एरिया से बाहर निकल रहे थे तो वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते, लेकिन बाकी के क्रू ने उन्हें दरवाजे के इस पार लाने में उनकी मदद की। आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि आग बाकी हिस्सों तक ना पहुंच सके और उस रूम में प्रेशर कंट्रोल करके आखिरकार आग बुझा दी जाती है। इसके बाद जो लोग अभी भी ठीक थे उन्हें काम दे दिया गया और जो लोग जख्मी थे उन्हें उनके कमरों में भेज दिया जाता है। जूलिया और उसका साथी उनकी चोटों का इलाज करने में मदद करते हैं, जिससे क्रू उन पर भरोसा करने लगा। बाद में विक्टर क्रू से उनकी राय पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। सभी कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि हमें दूसरी सबमरीन की लोकेशन का कुछ नहीं पता और क्रैकन से बचने के लिए कोई सिक्योरिटी, कोई प्रोटेक्शन भी हमारे पास नहीं है। सीनियर ऑफिसर विक्टर को याद दिलाता है कि तुम्हारे डैड एक हीरो थे जो कि सबमरीन के हादसे में लोगों को बचाते हुए मरे, तो तुम्हें यहाँ समझदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। तो काफी सोचने के बाद विक्टर भी मान गया कि वापस चलना ही उनके लिए बेहतर होगा। जब सबमरीन वापस लौट रही थी तो विक्टर अपने डैड का लिखा हुआ आखिरी लेटर पढ़ने लगता है। तभी जूलिया उसके कमरे में आई और नक्शा दिखाकर वो सभी लोकेशंस दिखाती है जहाँ पर उन्होंने क्रैकन को देखा और अपने कैंप
उनकी लोकेशन भी बताती है। फिर उसने कहा कि पुरानी कहानियों के हिसाब से इस मॉन्स्टर ने पहले भी कई जहाजों पर हमला किया है, लेकिन फिर अचानक ही वो गायब हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट मानते थे कि क्रैकन किसी गहरी नींद में चला गया है। अब हमने जिन धमाकों का इस्तेमाल किया था, शायद वो क्रैकन के छुपे हुए घर पर लग गई। इसी वजह से शायद वो जाग गया। अगर सबको जिंदा रहना है तो उन्हें सोनार बंद करना होगा, वरना वो हमारे पीछे दोबारा आ जाएगा। अब क्योंकि जूलिया क्रैकन के बारे में इतने अच्छे से जानती थी, तो विक्टर उससे पूछता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है? इस पर जूलिया कहती है कि ऑक्टोपस क्रैकन अपने शिकार को खींचकर अपने घर में ले जाते हैं और वो जगह उनके कैंप के आसपास ही मौजूद है। तभी एक ऑफिसर अंदर आ गया और उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। ऑफिसर कहता है कि हमें एक क्लू मिला है कि वहाँ लोग जिंदा, जो कहकर वो साइलेंट मोड के दौरान की गई रिकॉर्डिंग सुनाता है। इसमें सबको सुनाई देता है कि कोई किसी लोहे पर बार बार ठक ठक कर रहा है। वो सिग्नल को ट्रैक करते हैं, ढूंढते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये आवाज जूलिया के कैंप के पास ही आ रही है। इसका मतलब साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। ये देखकर विक्टर ने सबको बुलाया और कहा कि देखो, हमारे फौजी उस सबमरीन में बंद हैं, जिंदगी और मौत के बीच खड़े हुए हैं। अगर उन्हें हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? ये मत सोचना कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। अगर तुम में से भी कोई एक भी वहाँ होता तो मैं एक आदमी के लिए भी ये करता। जिसके बाद उसने अपने साथियों को सीधा ऑर्डर दिया कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की तरफ ले चलो। अचानक मशीन और दीवारों में से नट बोल्ट्स निकलने लगे, ग्लास और लाइट्स टूटने लगती हैं। इसका मतलब था कि सबमरीन ज्यादा गहरे पानी में चली गई है। इस वजह से वो लोग सबमरीन को थोड़ा ऊपर ले गए। तब एक ऑफिसर ने नोटिस किया कि हम तो कुछ अलग ही जगह पर आ चुके हैं। विक्टर ने कहा कि हमें एक मिनी छोटी सबमरीन भेजनी चाहिए इस जगह को अच्छे से देखने के लिए। अब क्योंकि मिनी सबमरीन का पायलट पहले अटैक में जख्मी हो गया था, इसलिए विक्टर कहता है कि मैं खुद जाऊंगा और तब तक सीनियर ऑफिसर टीम को लीड करेंगे। जिसके बाद मिनी सबमरीन विक्टर और 2 ऑफिसर्स के साथ निकल पड़ती। जैसे जैसे वो गहरे पानी में जा रहे थे, प्रेशर की वजह से सबमरीन की लोहे वाली चीजों से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। इतनी गहराई में वो पहली बार जा रहे थे। प्रेशर जल्दी सबमरीन के ऊपर असर डालने लगा, इसलिए अगर उन्हें जल्दी ही कुछ नहीं मिला तो उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तभी उन्हें कहीं से आवाज सुनाई दी और जब वो उस जगह पर गई तो पता चला कि वहाँ हजारों डूबे हुए जहाज हैं। इसका मतलब है कि जूलिया की थ्योरी और कहानियाँ बिल्कुल सच, यानी क्रैकन पहले भी कई जहाजों पर हमला करके उनको अपना शिकार बना चुका है। अब आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन मिल जाती है और वो उसके डैमेज को चेक करते हैं कि कहाँ नुकसान हुआ है। उन्होंने देखा कि उसका अगला हिस्सा अभी भी बिल्कुल ठीक है, जिसका मतलब है कि कुछ लोग वहाँ छुपे हो सकते हैं। उन्होंने इस मिनी सबमरीन को पुरानी सबमरीन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है इतने प्रेशर में ये कर पाना बहुत मुश्किल था। मगर आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उन्होंने कनेक्शन बना ही लिया। विक्टर ने डाइविंग सूट पहना जो तैरते हुए पहनते हैं और इस कनेक्शन की मदद से दूसरी सबमरीन में चला जाता है। दरवाजा उसने जब खोला तो अंदर जाकर उसे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके भाई अलेक्जेंडर समेत पूरा क्रू जिंदा था। इस बारे में उन्होंने फौरन मेन सबमरीन को बताया, जो भी खुशी से जश्न मनाने लगते हैं। अब विक्टर ने जितने लोग फिट हो सकते थे उतने मिनी सबमरीन में भेजे, लेकिन सबको बचाने के लिए 2 बारियां लगनी। इसलिए विक्टर ने फैसला किया कि मैं अपने भाई के साथ इधर ही रुकूंगा। उन्होंने सबमरीन के आगे वाले हिस्से पर एक ट्रैकर लगा दिया ताकि उनकी लोकेशन खो न जाए। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि क्रैकन भी सिग्नल को पकड़ सकता है, इसलिए उस ट्रैकर को बंद कर दिया गया। जब मिनी सबमरीन वहाँ से निकली तो पूरी सबमरीन एक दफा के लिए जोर से हिल गई, मगर नीचे नहीं गिरती। जल्द ही वो लोग मेन सबमरीन तक पहुँच गए और बचाए गए लोगों का इलाज शुरू कर दिया जाता। मगर सबमरीन चला रहा पायलट अब दूसरी बार जाने के काबिल नहीं था, उसकी हालत खराब। इसीलिए जूलिया ने अपने साथी को मदद करने के लिए कहा, क्योंकि वो पहले भी सबमरीन में काम कर चुका था, इसीलिए मान जाता है। जब मिनी सबमरीन वहाँ से निकली तब सीनियर ऑफिसर रेडार में देखता है कि क्रैकन फिर से हिलना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ विक्टर और अलेक्जेंडर उन खतरनाक हथियारों को ढूंढने गए जो उनके सीनियर्स ने मांगे थे। वो तबाह हुए एरिया में जाके तिजोरी से कोड निकालते हैं, लेकिन जब उन्होंने कंप्यूटर में कोड डालने की कोशिश की तो सिस्टम ने काम ही नहीं किया। लेकिन विक्टर हार मानने वालों में से नहीं था और कई सारे बटन्स एक साथ दबाने के बाद आखिर कंप्यूटर ऑन हो जाता है। उन्होंने देखा कि ये हथियार अभी भी काम कर रहे हैं
इन हथियारों में से निकलने वाले सिग्नल्स को मिनी सबमरीन ने पकड़ लिया और सिग्नल्स का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मेन सबमरीन में सब लोग डर चुके थे क्योंकि क्रैकन उनके बहुत करीब आ चुका था। क्रू ने जल्दी से सबमरीन को समंदर के निचले हिस्से में लैंड कर दिया और साइलेंट मोड में चले गए। क्रैकन एक बड़ा पत्थर सबमरीन पर फेंकता है जिससे वो हिस्सा डैमेज हो गया और पानी अंदर आना शुरू हो जाता है, जिससे सब लोग काफी घबरा जाते हैं। उधर जल्दी मिनी सबमरीन विक्टर की लोकेशन तक पहुंच जाती है, लेकिन जब वो आगे बढ़ रही थी तब गलती से ट्रैकर ऑन हो गया। क्रैकन मेन सबमरीन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ट्रैकर का सिग्नल पाते ही वो अपनी केव इन गार की तरफ बढ़ने लगता है, उस सबमरीन की तरफ। सीनियर ऑफिसर ने क्रू को ऑर्डर दिया कि जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर ऊपर चलो। इसी दौरान विक्टर हथियारों वाले कमरे तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो क्रैकन के हमले की वजह से बंद हो गया था। अलेक्जेंडर ने मिनी सबमरीन की जब आवाज सुनी तो अपने क्रू को जाने के लिए कहा, जबकि वो खुद अपने भाई विक्टर का इंतजार करने लगता है। आखिरकार विक्टर हथियारों वाले कमरे में पहुंच गया और उसने मिसाइल के अंदर कोड डालना शुरू कर दिए, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर में कोड डाल रहा था। हथियार लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। इसी दौरान क्रैकन ने उन्हें ढूंढ लिया। वो लोग भी उसके हमले के लिए दिमागी तौर पर तैयार थे। जब उसके टेंटिकल्स सबमरीन के चारों तरफ घूम रही थी, दोनों भाई आपस में बात करते हैं और अपनी पुरानी लड़ाइयों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं। क्रैकन ने एक झटके में सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ दिया, लेकिन वो हिस्सा तो पहले ही खाली था। क्रैकन दोबारा अटैक करने वाला था, तब दोनों भाइयों ने एक साथ बटन दबा दिए ताकि हथियार फायर हो सके। अब पानी सबमरीन में घुसने लगा था, इसलिए विक्टर जल्दी से पाइप के जरिए वापस अलेक्जेंडर के पास आ जाता है। अब वो हथियार जल्दी खुद ब खुद फटने वाले थे, तो दोनों भाई तेजी से निकलने की कोशिश करते हैं। सबमरीन अब डूब रही थी और जोरदार लहरों की वजह से कॉरिडोर में पानी आ रहा था, जिस वजह से दोनों भाई अलग हो गए। विक्टर अलेक्जेंडर को ढूंढता हुआ उसका हाथ पानी से बाहर निकलते हुए देख लेता है। तब उसने फौरन अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और आखिर सही सलामत अलेक्जेंडर को विक्टर बचा लेता है। दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर मिनी सबमरीन में घुस गए और दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि पानी अंदर न आ सके। अब धमाकों के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं हो पा रही थी। जब वो लोग मेन सबमरीन से जुड़ने की वजह से नीचे जा रहे थे, तो विक्टर को इमरजेंसी लीवर नजर आया। उसे खींचते ही मिनी सबमरीन आखिर दूसरी सबमरीन से अलग हो जाती है और अब वो तेजी से वहाँ से निकलने लगते हैं। जैसे वहाँ ब्लास्ट होते हैं तो तेजी सी लहरों की वजह से उनकी मिनी सबमरीन जोर से घूमने लगती है, जबकि ऊपर मेन सबमरीन में सब लोग बस उनकी सही सलामत ऊपर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सबके हौसले टूटने लगे। उन्हें लगा कि शायद वो दोनों भाई मर चुके हैं और उनके चेहरे अफसोस से लटक गए। लेकिन तभी पानी में कुछ बबल्स आने लगे। वो मिनी सबमरीन ही थी जो आखिर सही सलामत ऊपर आ जाती है। सब लोग खुशी में जश्न मनाने लगते हैं कि हम सभी आखिरकार बच गए और दोनों भाइयों की बहादुरी और विक्टर ने जैसे क्रू को लीड किया उसकी तारीफ करती हैं। दोनों की माँ भी उनका इंतजार कर रही थी और जब उन्होंने देखा कि मेरे दोनों बेटे ही सही सलामत वापस लौट आए हैं तो उनकी जान में जान आई। माँ बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती है।